अटेंडेंस ले लेते हैं। यस कहाँ गया रे? अच्छा, ओ इधर अटेंडेंस का प्लगइन डाला नहीं है मैंने। कोई नहीं, मैं क्लास लेते लेते कर दूंगा। ओके, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या है? अब अच्छा, अभी कुछ बच्चे ड्रॉप मत करना, रुक जाना। अटेंडेंस में 2 मिनट बाद लूंगा, आपको एक क्वेश्चन दूंगा तब मैं अटेंडेंस ले लूंगा, ठीक है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटीज होंगी तो नेट मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी एट ए पर्टिकुलर पॉइंट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल वेक्टर्स। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रिक, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट मैंने डिफाइन किया, ठीक है, इसको बोल दिया पॉइंट पी। अब इसके आसपास एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, एक नेगेटिव इधर है, एक पॉजिटिव इधर है, ठीक है। इसको Q1 बोल दिया, इसको Q2 बोल दिया, इसको Q3 बोल दिया, इसको Q4 बोल दिया। तो इन चारों के चारों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट P पे कुछ अलग अलग मैग्नीट्यूड रहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। क्यों? क्योंकि हमने पता किया था अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। अरे यार क्या हो रहा है? हाँ, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज मान लेते हैं कि यार पॉइंट पी के ऊपर एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, तो इस क्यू नोट पर लगने वाला ही फोर्स जो है पर यूनिट टेस्ट, दिस मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, उसी को बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस पे कुछ कुछ ऐसे लगेंगे भाई, पॉजिटिव है Q3 की वजह से कुछ ऐसा लगेगा, क्योंकि रिपेल जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा उधर ही, तो दैट इज ई ड्यू टू Q3, तो E3 बोल दिया, E3 ऐसा हो गया। फिर Q1 है, Q1 से नीचे की तरफ आएगा, है ना, तो दैट मीन्स इधर आएगा अपना क्या, E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज Q1। फिर Q2 की वजह से Q2 नेगेटिव है, तो नेगेटिव पे क्या रहेगा बच्चों, अट्रैक्टिव रहेगा, तो इधर इधर आएगा, इसकी इसकी तरफ आएगा। थोड़ा इसको काटने की वजह से मैं थोड़ा तिरछा बन गया, बट अपन ऐसे मान लेंगे कि E2 इधर। फिर ये Q4 है, तो Q4 से इधर। तो अब मुझे बताओ, इन सबको अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं, आई नो दैट ईच एंड एवरी ऑफ दीज फोर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इन सब का अगर वेक्टर सम ले लूं, जो अब तक हम करते आए हैं, मैकेनिक्स में भी किया, हर जगह किया, तो क्या कर सकते हैं, वी कैन फाइंड आउट समथिंग कि भैया एक रिजल्टेंट होगा इधर, जिसको बोल दिया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ER, ठीक है। तो वो इनका वेक्टर सम होगा, और उसी को बोलेंगे क्या, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो देखो मुझे ER निकालना था, अभी इसमें R ले रखा है, तो यहाँ ER ले लेंगे, या फिर E बोल लो उसको कि नेट वाले को, तो दैट इज नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल वेक्टर्स या इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। दिस इज नथिंग बट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और क्या ये केवल इसी चैप्टर से सीमित है? नहीं, ये फिजिक्स में यूनिवर्सल कंसेप्ट है कि आप वेक्टर्स को ऐसे ऐड करोगे तो वेक्टर एडिशन करना है। कैसे किया था हमने मोशन इन 1D में? कैसे किया था बच्चों? दो तरीके से किया था ना, यस सर। बोलो। आधा लिखा गया है, क्या लिखा है ये? अरे ये रहा ना मेरा टूल बॉक्स में, इसको ढूंढ रहा इतनी देर से कि कहाँ गया। ये रहा, इरेजर भी है, सब कुछ है। मैं सोच रहा कि आज फर्स्ट टाइम चलाया, इसको गड़बड़ हो गया। ठीक है, दो तरीके थे M1D के अंदर सुपर पोजिशन करने के, दो तरीके बताओ। ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर। ठीक है ना। ज्योमेट्रिकल क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल में दो होंगे, पहला क्या, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा क्या, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। दोनों एक ही बात के दो चेहरे, है ना, ये हम सब पढ़ चुके हैं M1D में। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या था कि इंडिविजुअल एक्सिस, भैया अगर 2D में बात कर रहे हो तो X एक्सिस में रिजोल्व कर लो सारे वेक्टर्स को, अलोंग साइड Y एक्सिस में रिजोल्व कर लो, पहले X में कर लो, फिर Y में जो कंपोनेंट है ना Y में, X वालों को जोड़ दो और I कैप लिख दो उनके साथ, Y वालों को जोड़ दो और J कैप लिख दो उनके साथ, ठीक है। और यही बात अगर 3D में हो रही हो तो क्या करेंगे, X वाला I कैप, Y वाला J कैप, और Z एक्सिस में जो भी कंपोनेंट जाएंगे उन सबको इकट्ठा जोड़ो और K कैप के साथ चिपका दो, ठीक है। यस सर। ये कहानी कितने बच्चों को याद है? ये वेक्टर्स वाली एक बार हैंड रेज करके कंफर्मेशन दो। थोड़ा टाइट है तुम्हारे, काफी कम बच्चे आए हो, ओके। तो भाई वेक्टर वाला पढ़ो ना, आपको शेयर किया था वो कौन पढ़ेगा? अपने लिए शेयर किया था मैंने।
उसमें डाउट भी किसी ने नहीं पूछा मेरे से। मैंने बोला था यार किसी को दिक्कत आए तो बात करना, व्हाट्सएप पे भेजना, कुछ समाधान करेंगे हैं। कुछ बच्चे मेरे को भेजते हैं क्वेश्चन, तो मैं उनका वीडियो के साथ रिप्लाई करता हूँ ना, यूट्यूब को वीडियो भेज देता हूँ कि बच्चों इसको देख लो, समझ ना आए तो फिर पूछना। तो आप लोग भेजते ही नहीं हो। वेक्टर्स जिनको नहीं आता वो वेक्टर्स पढ़ो यार। वेक्टर्स का आपको क्या भेजा था, मैंने दिखाया भी था लास्ट क्लास में, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो लास्ट क्लास में आपको दिखाया था, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाना, वेक्टर्स नाम का एक पीडीएफ पड़ा होगा, उसको पढ़ना। ठीक है, तो वहां से आपको वेक्टर्स का कहानी क्लियर होगी। ठीक है, तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन याद है कि भूल गए? इसका आंसर क्या आया था बताओ? 0 सर 0। ठीक है ना। क्या हो रहा है जी, पॉइंट पी मान लो या टेस्ट चार्ज मान लो बीच में रखा हुआ है। ठीक है, अब ये रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये हेक्सागन बोलते हैं जिसमें 6 साइड, और अंदर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री शायद ना। 120 डिग्री। तो दैट इज हेक्सागन, और इसके हर एक एज पे रखा है पॉजिटिव चार्ज क्यू। इसके चारों के चारों जो वर्टेक्स हैं उन पे रखा है पॉजिटिव चार्ज क्यू। 6 वर्टेक्स है बेटा, 4 नहीं, 6 वर्टेक्स पे चार्ज क्यों रखा है। तो आपको बताना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंट्रोइड। क्या बोल रहा है? द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंट्रोइड ओ। तो ये सिर्फ सेंट्रोइड है जिसपे टेस्ट चार्ज क्यू नोट रखा है, इस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो क्या होगा वो? दैट विल बी नथिंग बट वेक्टर सम ऑफ ऑल द फील्ड इंटेंसिटीज। मान लो ई नेट बोल रहे हैं, तो ई नेट विल बी क्या होने वाला है भाई? एक की वजह से जो आई इधर आ रहा है ना, टेस्ट चार्ज है, तो ये वाला जो चार्ज क्यों है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उधर ही क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, या फिर फोर्स जिधर लगेगा। टेस्ट चार्ज पे पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगेगा ना, क्योंकि टेस्ट चार्ज इज ए पॉजिटिव चार्ज, और जो चार्ज क्यू है भी पॉजिटिव है, तो दे विल बी एक्टिंग रिपल्सिव फोर्स। दोनों के बीच में दे विल बी इंटरेक्टिंग विद द हेल्प ऑफ अ रिपल्सिव फोर्स। तो क्यू नॉट फोर्स इस पे लग रहा है, तो अवे फ्रॉम दिस चार्ज, इस चार्ज से दूर की तरफ लगेगा। तो दिस इज, मान लो ई बोल दिया मैंने। सिमिलर 6 के 6 चार्जेस क्योंकि ये बराबर है तो ई ही रहेगा, 1 2 3 करने की जरूरत है नहीं। तो मान लो ऐसे होगा, ये दूसरे वाले की वजह से ई इधर, फिर इसकी वजह से, ये वाले चार्ज की वजह से ई इधर लगेगा, ये वाले चार्ज की वजह से ई इधर लगेगा, इस वाले की वजह से इसके दूसरे डायरेक्शन में, और इस वाले की वजह से इससे अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा अपोजिट में क्यों लग रहा है? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है बच्चों, और जिधर पॉजिटिव चार्ज फोर्स लगाएगा उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी। तो अब आपको दिख रहा है कि बीच में जो क्यू नोट चार्ज था, या फिर सेंट्रोइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लग रही है, वो अलग अलग 6 अलग अलग वेक्टर्स की वजह से रिप्रेजेंट हो रही है, और सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल है। तो क्या वो एक दूसरे को पेयर बना के कैंसिल आउट कर देंगे? क्योंकि मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है। यस सर। सब मिल मिला के क्या हो गया? ये ई जुड़ेगा कितने बार? 3 बार। 6। तो ऐसे जोड़ लो, और 3 बार नेगेटिव वाला। क्यों? यस सर। क्योंकि ऐसे पेयर बन रहे हैं ना भाई, एक ये इसके साथ मिल गया, एक इसके साथ मिल गया, एक इसके साथ मिल गया, सब मिल मिला के क्या गोलमाल कर दिया इन लोगों ने? 0। 0। है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ दिस रेगुलर हेक्सागन with charge q on each of its vertex is nothing but 0। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? बाकी भाई सुन नहीं रहे, किस बच्चे किनको डाउट है वो डाउट वाले पूछ लो, अब इसमें डाउट वगैरह है तो, तब तक अटेंडेंस का प्रबंध करता हूं मैं। बोलो जी। सर क्वेश्चन रिपीट करना। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया, जो डिस्प्ले पे दिख रहा है? यस सर। जिनको ये समझ नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, ये पूछ रहे हो क्या कि क्वेश्चन एक बार समझा दो, ऐसा? हाँ जी, बोलो। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक
रेगुलर हेक्सागन है। हेक्सागन क्या होता है? हेक्स मतलब 6 एजेस वाला एक रेगुलर फिगर है। क्या होता है? ऐसा ही होता है जैसे दिख रहा है आपको, 6 साइड्स होंगे, एजेस होंगे, सारे के सारे बराबर, इंटरनल एंगल 120 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल एंगल 60 डिग्री है। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है? जब एक बार घुमाते हो तो 360 डिग्री घूमता है ना यार ऐसे, और 360 डिग्री को Yes, 6 sir. टुकड़ों में Yes, sir. घुमाओगे तो हर एक टुकड़े पे क्या आएगा? 60 डिग्री। और 60 डिग्री कौन सा एंगल होगा? क्योंकि घूम तो बाहर से रहा है, ऐसे इधर था फिर इधर घूम गया, तो ये वाला ऐसे घूमा ना, फिर ये 60 हो गया, फिर ये ऐसे घूमा फिर 60 हो गया, फिर दोबारा घूमा फिर 60 हो गया, तो बाहर वाले एंगल का सम होगा। तो मतलब 360 डिग्री 6 बार घूमेगा। और एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, या फिर सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? 120 अंदर वाला। तो ऐसा रेगुलर फिगर जिसके 6 साइड्स होंगे, सारे के सारे बराबर होंगे, अंदर एंगल 120 डिग्री होगा। ऐसे एक रेगुलर फिगर के हर एक वर्टेक्स पे, वर्टेक्स मतलब कोना, चोंच, चोंच के ऊपर चार्ज क्यू प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी वजह से उसके सेंट्रोइड पे, अब सेंट्रोइड क्या होता है? उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, किसी भी 2D शेप का ज्योमेट्रिकल सेंटर, किसी भी 3D शेप का ज्योमेट्रिकल सेंटर, तो उसमें क्या है? सेंट्रोइड। ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होगा कि सिमिट्री से ऐसे लाइनें ड्रॉ कर लो जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी, वही पॉइंट है। उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकालनी है। तो क्योंकि ये रेगुलर फिगर है, रेगुलर मतलब क्या कि आपको सिमेट्रिकल फिगर दिख रहा है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी सिमेट्रिकल है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगी दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। और कैसे कैंसिल करेंगी ये आपको यहाँ पे ड्रॉ करके मैंने बताया। फिर ये कैंसिल करने की वजह से जो नेट मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 0। और 0 हो गया तो डायरेक्शन फिर कुछ बची नहीं। जब जिसका 0 खेल हो गया उसमें जो मर्जी डायरेक्शन निकाल लो, कुछ भी बोल लो। अब इसका अगर वैसे थ्योरेटिकल आंसर बोलो तो क्या ये आंसर सही है? बिल्कुल सही है। क्या ये आंसर सही है? ये भी सही है। क्या ये आंसर सही है? ये भी सही है। या डायरेक्शन का कोई मतलब ही नहीं रहा ना, जब 0 मैग्नीट्यूड के साथ कुछ भी डायरेक्शन लगा दो। ये बोल दो 0 एन कैप, ये भी सही है। 0 एन कैप, क्या ये सही है? ये भी सही है। क्या ये सही है? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, ये भी सही है। Yes, sir. तो जितने मर्जी वेरिएशन निकाल लो, अब डायरेक्शन का कोई, क्योंकि अब देखो मैं ये क्यों बता रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको क्वेश्चन में ऐसा भी बोल देगा तो ठीक ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन ठीक है, मतलब 0। ठीक है, चलो Yes, sir. अब ये वाला क्वेश्चन करो तुम लोग, एक बार अटेम्प्ट करो, इसका सॉल्यूशन भी तुम्हें दिख ही रहा है। इसको अपना क्वेश्चन को पढ़ो, ट्राई करो। कितने बच्चे जिनको समझ नहीं आया था पिछला वाला, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर, है ना। इसको 2 मिनट दो आप सभी लोग, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज प्लस क्यू आर प्लेस्ड ऑन द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी सारी की सारी साइडें हो बराबर, जिसकी सारी की सारी साइडें क्या हो? बराबर हो, आर आर आर। तो स्वाभाविक है कि अंदर का एंगल भी 60 डिग्री रहेगा, ये आप सबको पता होना चाहिए ज्योमेट्री के कंसेप्ट से, ठीक है। अब इसके दो वर्टेक्स पे, दो वर्टेक्स मतलब दो चोंच पे रखा है चार्ज क्यू, चार्ज क्यू। अब इन दो चार्जेस की प्रेजेंस से थर्ड वर्टेक्स पे आप निकाल दो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। कैसे निकलेगा? दोनों कंसेप्ट लगेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था? E इज इक्वल E टू is equal to फोर्स पर force upon Q. यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है बच्चों। और इसके बाद दूसरा क्या लगेगा? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की ई नेट इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E2. पहले E1 निकालो, फिर E2 निकालो, किससे? इस वाले फॉर्मूले से। फिर इन दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा? नेट। बस वही निकालना है, करो। फोर्स का हमें पता ही है कि कूलम भाई साहब क्या बोल गए थे कि Q1 Q2 अपॉन आर Upon R स्क्वायर, square. 1/4 ठीक है। अब 4 इसमें पर यूनिट टेस्ट चार्ज था, तो मान लो कि एक एक टेस्ट चार्ज वाला चार्ज क्यू नोट था, तो इस क्यू नोट को नीचे क्यू नोट आएगा तो उड़ा ले जाएगा इसको, तो क्या बचा? K Q बाय आर स्क्वायर।
ये आएगा क्या, एफ, एफ नहीं ई, ठीक है, ई आ जाएगा ये। तो ऐसे E1 निकलेगा, फिर ऐसे ही E2 निकलेगा, दोनों का कुछ डायरेक्शन रहेगा। देन वी हैव टू डू वेक्टर सम। वेक्टर सम के लिए कोई फॉर्मूला आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है, उसको याद करने की कोशिश करो, नहीं याद आएगा तो बताऊंगा फिर मैं। सो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ट्राइंगल दोनों का सेम ही लॉ वो होता है फॉर्मूला, यही वाला, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। Yes, sir. करो करो, कितने बच्चों, जो बच्चे यहाँ तक पहुंच जाओ कि सर ये आंसर वांसर समझ आ रहा है और मेरा आ भी गया, वो लोग हैंड रेज करते जाना, देन वी कैन प्रोसीड फर्दर। ऐसा आएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसको छोड़े कोई भी नहीं, अगर अभी नहीं आ रहा अभी पूछो। ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा स्वाभाविक है कि नीट के पेपर में पूछ लिया जाएगा, क्योंकि ये ना ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है ना ज्यादा छोटा है, ना ज्यादा टफ है ना ज्यादा इजी है। तो आपको दो कंसेप्ट पता होने चाहिए, द फर्स्ट वन इज दिस, द सेकेंड वन इज दिस, और इनको अप्लाई करना, निकालना 1 मिनट से कम टाइम लग रहा है। जो बच्चे फास्ट हैं वो निकाल भी लिया होगा, तो दिस इज अ गुड कैंडिडेट फॉर नीट एग्जाम, है ना। तो जिनको समझ नहीं आया वो बच्चे पूछ लो अभी, और एग्जैक्टली सारी की सारी कहानी ये ड्रॉ करो अपने जहां भी लिख रहे हो, और ये लिखो, और समझ आए तो बताओ, कंफर्मेशन दो हैंड रेज करके, और नहीं आए तो फिर बाद में पूछूंगा 1-2 मिनट बाद। किसी को नहीं आया यार, हैंड रेज किसी ने नहीं किया। सर अगर हम ई में उसकी वैल्यू पुट करते जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो भी हमारा ट्रायंगुलर लॉ के साथ हो जाएगा। किसमें कर दे बच्चे, तो ई के अंदर किसकी वैल्यू पुट कर दे। जैसे कि हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। हाँ हाँ अगर हम इसे ट्रायंगुलर मतलब जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट कर दे तो भी आ सकता है। हाँ, तो वही तो पुट तो कर ही रहे हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आ ही रहा है ना उसमें, E1 इज इक्वल टू यस 1/4, तो वो तो आएगा ही। बट हमारा देखो, ये अंडर रूट वाला फॉर्मूला है, ये थोड़ा टफ होता है ना, सबको पता है अंडर रूट निकालना थोड़ा यस रिलेटिवली टफ होता है। तो पहले ही हम क्यों ना उसको सॉल्व करके निकले, यस Yes, सर। sir. है ना। तो उस तरीके से सोचो, के स्क्वायर आ जाएगा भाई, ई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, के तो बाहर ही आ जाएगा, उसको बाहर ही यस निकाल सर। लो वो अब देखो कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं इसमें, सिंपल सर आवाज नहीं आ रही। Sir, आवाज दे आर फेसिंग अ टफ टाइम। सुन पा सर रहे हो, आवाज हेलो। सर आपकी हाँ आवाज वो कट रही एक बार कट गई थी मुझसे, इंटरनेट का कुछ इशू आया था 1 सेकंड के लिए। तो मैं यही बोल रहा था कि जिन बच्चों की क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी है ना, जो बच्चे रेगुलरली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके ये फिर सिंप्लीफिकेशन वाला दिक्कत नहीं आती है। कुछ बच्चे मेरे को पूछते हैं व्हाट्सएप पे, ऐसा पूछेंगे सर ये ऐसा एक स्टेप कैसे गायब हो गया, अरे भाई प्रैक्टिस करो यार, मैं बता भी देता हूँ कैसे हो गया। तो वो चीजें ठीक है, बट यू हैव टू डू प्रैक्टिस। क्वेश्चन तो पूछ लिया करो, क्वेश्चन पूछने की कोई मनाही नहीं है, क्योंकि आप अगर अपने स्टेप्स कर रहे हो, अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, मतलब आप खुद से ट्राई कर रहे हो, और उसमें कुछ डाउट आ रहा है, तो यार फिर मेरी ड्यूटी है ना कि आपको बता दूं। तो दैट इज अ गुड प्रैक्टिस, बट करो यार, क्वेश्चन तो करो, है ना। ऐसा ना हो कि एग्जाम में ही समझ ना है कि अब आगे क्या करूं, क्वेश्चन का कंसेप्ट पता है, फॉर्मूला पता है, आंसर कैसे निकले वहीं पे दिक्कत आ गई। तो ये दिस इज नथिंग बट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये वाला। और E1 E2 2E1 E2 cos थीटा, इसमें वैल्यू डालो। अब ये एंगल 60 कैसे होगा, ये देखो ज्योमेट्री का छोटा सा कंसेप्ट लगेगा कि ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये 120 आएगा, ये 120 आएगा, क्यों, क्योंकि अंदर वाला 60 है, ठीक है। ये 60 है तो ये 120, ये 120, फिर ये वाले लाइन और इसके साथ एज्यूम कर लो, तो ये 120 आया तो ये 60 आएगा, ऐसे ही रहेगा। या फिर अंदर वाला 60 है और दो क्रॉस कर रही है तो दे आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये सब हमें पता होना चाहिए। ये कहाँ पे मिलेंगे आपको, जो मैंने आपको 2 डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं उनमें मिल जाएंगे, कहीं और ढूंढना ही नहीं है। वेक्टर्स को पढ़ लो, और जो कैलकुलस वाला पढ़ाया था उसमें पढ़ लो, उसमें ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट दे रखे, ठीक है। अब बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे, कितने बच्चे यस सर। कर लेंगे इसको, हैंड रेज करना एक बार।
करना तो पड़ेगा यार, ये क्वेश्चन आ सकता है यार, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो बाकी लोग क्या करेंगे? 20 बच्चे हैं जो कर लेंगे, बाकी हमारे पास 20 और बच गए, वो क्या करेंगे? अरे मेरी वीडियो बंद है क्या इतनी देर से? अरे सॉरी 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 गाइस। हाँ, बता दिया करो भाई, अगर ऐसी वीडियो ना दिख रही हो तो बीच में बता दिया करो, क्योंकि मुझे नहीं दिखता ना कि मेरी डिस्प्ले हो, मेरा वो वीडियो होने के बिल्कुल एक कोने में दिखता है छोटा सा। तो आप लोग बताओ, जो बच्चे बच गए वो लोग क्या करोगे? उन लोगों को एग्जाम नहीं देना क्या? हम्म। भाई पेपर तो सबको देना है, हम लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सभी लोग पेपर तो देना ही चाहेंगे। अच्छा, संडे को कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था? केवल वो बच्चे हाथ ऊपर रखो जिन्होंने संडे वाला एग्जाम दिया था। सही है। ठीक है। ठीक है भाई, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लोग करो, सिंपल है, इसको ट्राई करो, नहीं तो इसको भी करेंगे क्लास में। क्वेश्चन पढ़ो सभी लोग। अच्छा, 1 सेकंड के लिए मेरा मीट बंद होगा है ना, आप लोग रुकना है यहीं पे, कोई जाएगा नहीं, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। आवाज नहीं आ रही थी? पढ़ो इस क्वेश्चन को। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए 0, 1, 2। ठीक है, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज -20 माइक्रोकूलम। एक चार्ज दे दिया आपको, क्यू की वैल्यू दे दी, ठीक है, पॉइंट ए पर सिचुएटेड है वो, और उसकी वजह से पॉइंट बी पर निकल, सॉरी ए पर आपको निकालना, और बी पे पॉइंट चार्ज सिचुएटेड है। ठीक है, दोनों के कोऑर्डिनेट दे दिए। अब ज्योमेट्री का कंसेप्ट लगाओ, इनको दोनों के बीच में डिस्टेंस, दूरी जो होती है आर, उसकी वैल्यू निकालो, एंड देन वी कैन फाइंड आउट यूजिंग ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट, या फिर ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको पता है। अब ट्राई करो, ट्राई टू सॉल्व दिस वन। करो जी, इसको ट्राई करो, ये क्वेश्चन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लो, अटेंडेंस भी आपकी लगा दी, ठीक है, अटेंडेंस लग गई है सभी जो ये क्लास में प्रेजेंट है। अब देखो, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। करो यार, कितने बच्चे कर रहे हैं इसको? यस। हम्म, करते रहो, शाबाश। और जिनका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में डालना। तब तक मैं नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड देखता हूँ आपको, उसमें क्या क्या बता सकते हैं आज।
उसके बाद एरिया वेक्टर का छोटा सा कंसेप्ट आपको बता दूंगा, फिर आप छोड़ देंगे आज, ठीक है। तब तक आप ही क्वेश्चन करें प्लीज, और फिर हम लोग देखेंगे इसके बाद एरिया वेक्टर। काफी बच्चों को पता होगा एरिया वेक्टर क्या होता है, फिर भी हम उसको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। एरिया वेक्टर, देखो 4 बच्चों का आंसर आ भी गया है ना। ट्राई करो सभी लोग, इसमें कुछ भी नहीं बचा भाई इस क्वेश्चन में, केवल यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रिलेटिव पोजीशन ऑफ दिस पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो कोई पॉइंट ए है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना। पॉइंट ए पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कहाँ गया जी, ये रहा। तो पॉइंट ए था, ठीक है, इसको बोल दिया हमने पॉइंट ए है। इस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्या है, 0,1,2, ये इसके कोऑर्डिनेट है, 3D कोऑर्डिनेट्स। कोई पॉइंट बी रहेगा, उस पे आपको चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है -20 माइक्रो कूलम, ठीक है। Q इज इक्वल टू दिस थिंग, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, 2,0,1, ठीक है। अब इनके बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला अगर किसी को पता हो तो फिर खेल वहीं समाप्त हो जाता है। बताओ मेरे को, व्हाट इज द डिस्टेंस, आर क्या रहेगा, बोलो बोलो। सर आर होगा हमारा √2। सही है ना, फॉर्मूला तो ठीक है ना बच्चों। यस हाँ भाई, सर। फॉर्मूला कितने बच्चों को आता है ये वाला, कि सर ये दिखा देखा देखा लग रहा है, गलत तो नहीं लिख दिया मैंने। हाँ भाई समझदार बच्चों, बता दो यार, मैं गलतियां भी कर देता हूँ क्लास में। कितने बच्चों को लगता है यार ये फॉर्मूला ठीक लिखा है, ठीक है ना, आपने भी ऐसे ही निकाला होगा, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज रखो, x2 माइनस x1। x2 क्या है, पॉइंट बी को 2 मान लो, तो x2 मतलब 2 माइनस 0। तो बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस y, ये 1 है इधर, ये 0, तो 0 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस इधर ये 1 है और इधर 2 है, तो 1 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको करोगे क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये सॉरी अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या 1, और माइनस ये क्या है 1 का स्क्वायर क्या 1, तो अंडर रूट 6 आएगा ना। यस सर। सही किया कि गलत, सर सही है। सही है ना। अब ये क्या है, r इज इक्वल टू अंडर रूट 6। अब ये 3D में अरेंज्ड है भाई, अभी मेरा चेहरा भी तो भूल जाता हूँ यार, थोड़ा सा सेटअप चेंज किया ना, अभी मैं कंफ्यूज हूँ खुद ही इसको लेके। देखो एक पॉइंट यहाँ है कहीं 3D में, उसका पोजीशन ऐसे दे दिया, ये दोनों पॉइंट है, इन दोनों का आपस में रिलेटिव पोजीशन दिया। अब आपको ये निकालना है आर कितना है, वो आर निकालने का फॉर्मूला आपको दिख गया। अब आर इसका आ गया अंडर रूट 6, ठीक है। चार्ज ए पर आपको निकालना है, तो यहाँ तो अपना टेस्ट चार्ज प्रेजेंट रहेगा क्यू नोट, तो उसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, उसको तो भूल ही जाओ क्योंकि फॉर्मूले में आपने उसकी बात कर ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज नथिंग बट के क्यू बाय आर स्क्वायर। के आपको पता है 9 × 10⁹, क्यू आपको पता है -20 माइक्रोकूलम दे रखा है, और आर आपको पता चल गया अंडर रूट 6, तो आर स्क्वायर का तो 6 आ गया जी। के की वैल्यू 9 × 10⁹ दे रखी है, क्यू की वैल्यू -20 माइक्रोकूलम दे रखी है। माइक्रो मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर माइनस -20 × 10⁻⁻6 अपॉन 8। सही है, ठीक है, जो भी आपने बताया। तो -20 × 10⁻⁻6 ये तो आपका चार्ज है, और के की वैल्यू क्या है, अब देखो इसका फाइनल लिख लेते हैं नीचे, कि E इज इक्वल टू 9 × 10⁹ इंटू क्यू इज -20 माइक्रोकूलम, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। ये ऐसा यूनिट में था के की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू भी ऐसा यूनिट में रख ली। अब नीचे आर स्क्वायर बच गया, आर स्क्वायर का क्या था जी, ये यूनिट देखो मीटर लिखा हुआ है, मीटर 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 लिखा है ना, तो मीटर क्या है, एक ऐसा यूनिट है
बिल्कुल है जी। Yes, sir. तो हम सीधा सीधा √6 लिख देंगे क्योंकि हमारा आंसर √6 मीटर ही आया है और उसका स्क्वायर कर देंगे तो 6 आ गया। अब इसको सोल्व कर लोगे तो आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, हाँ जी। यस Yes. और डायरेक्शन क्या रहेगी, डायरेक्शन बोलो, डायरेक्शन क्या रहेगी, ऐसे बता दो, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी या बी टू ए, वो बता दो खाली। Sir, A to B. सर ए टू बी, Sir, A क्यों? to B. सर पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर वो टीवी पॉजिटिव वेक्टर लग रहा है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो होती है जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पर फोर्स लग रहा होता है। तो टेस्ट चार्ज को लोकेट करो, टेस्ट चार्ज कहाँ पे है, पॉइंट ए पर। अब टेस्ट चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है और हमारा जो मेन चार्ज है वो नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव चार्ज टेस्ट चार्ज पे किधर फोर्स लगाएगा, अपनी तरफ। इट विल ट्राई टू पुल द टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज पे पॉइंट किधर फोर्स लगेगा, ऐसे लगेगा इधर, है ना। तो यही होगी डायरेक्शन क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सर हाँ जी, सर ये आपने लिखा ना √2/2 प्लस 0 - 1 हाँ ये वाला, √2। हाँ हाँ। यस सर। सर इसमें मुझको ये समझ नहीं आ रहा कि 1 - 2 √2 कैसे आया, मतलब और तो आ गया समझ। 1 - 2 √2 कैसे आया। यस सर, मतलब मुझको हाँ, फॉर्मूले में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है। फॉर्मूला गलत कर दिया क्या मैंने, फॉर्मूला तो सही है यार, कितनी बार मैं यूज कर चुका इसको। देखो इसमें वैल्यूज में कुछ इशू आ रहा है क्या, बताओ बताओ, यहाँ पे दिक्कत यस है आपको, सर। इस जगह पे। यस सर। यहाँ पे यार देखो 1 तो इधर था और 2 इधर था, तो 1 - 2 करोगे तो -1 आएगा ना, -1 का स्क्वायर 1। सर -1 नहीं आएगा फिर वहां पे, कहाँ पे, सब 6 ही आएगा सर, √6 ही आएगा। यस तो -1 होगा। -1 भाई, देखो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, +1। +1 आएगा, बस वही तो लिखा है मैंने। यस सर। अब देखो ये प्रैक्टिस करो यार, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना तभी छोटे छोटे, मेरे को खुद डाउट आते हैं यार, मैं देखो मैंने ये फॉर्मूला बहुत दिन बाद लिखा तो इसलिए आपसे रिकन्फर्म किया कि मैंने सही लिखा कि नहीं लिखा, ये क्यों होता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपको पढ़ाया था तभी लिखा था। अभी रिकन्फर्म कर रहा हूं, वैसे मुझे पता था, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि यार तुम लोग भी बताओ ना कि यस और नो। तो ये वाला फॉर्मूला, ये वाली वैल्यूज, ये छोटे छोटे डाउट रहते हैं कि कोस में थीटा नेगेटिव रखूं कि पॉजिटिव रखूं। अब आप भूल जाओगे कि एंटी क्लॉकवाइज थीटा है उसको पॉजिटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज थीटा उसको नेगेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये साइन कन्वेंशन है, ये जब आपको याद रहेंगी तब आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे। ठीक है, तो ये कुछ आंसर आएगा, ये सब निकाल लेना। इसी के साथ इस आज की क्लास को समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को डाउट है वो हैंड रेज करो और बाकी बच्चे डाउट्स के आंसर सुनने के लिए रुको, ड्रॉप मत करना। ठीक है, क्योंकि अभी हमारा टाइम है, नेक्स्ट क्लास का भी कोई टाइम नहीं है। तो डाउट हो सकता है एक बच्चा पूछ ले और तुम्हारा भी वही डाउट रहे। तो जिन बच्चों को डाउट है एक बार हैंड रेज करो, वी कैन सोल्व देम, है ना।